हम लोग लास्ट क्लास में जावास्क्रिप्ट में बेसिक्स देखे थे, कैसे लॉक किया जाता है कोई भी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स के बारे में हम लोग देखे थे, वैर लेट कॉन्स्ट वगैरह, है ना। अच्छा, और एक चीज़, जावास्क्रिप्ट ना आप सिर्फ जरूरी नहीं कि आपको मतलब वीएस कोड में ही चलाना होगा। कभी मान लीजिए आपको क्विकली कोई जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो ब्राउज़र के अंदर। जैसे कि मान लीजिए आप क्रोम खोले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इंस्पेक्ट पे जाओगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो यहाँ पे नेटवर्क टैब, हाँ कंसोल में, हाँ यहाँ पे भी अगर आप कुछ लिखते हो ना तो वैसे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। हाँ हाँ, जैसे कि लेट एक्स इज इक्वल टू 10, ठीक है। उसके बाद कंसोल लॉग वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये देखिए 10 आ गया। तो ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। या आपको मान लीजिए टाइप ऑफ कुछ भी, जैसे आपको जानना है क्या टाइप है एक्स का, तो टाइप ऑफ फंक्शन से भी आप देख सकते हो। देखिए दिखा रहा है नंबर, ठीक है। तो आप जावास्क्रिप्ट दोनों में ही कर सकते हो, आप ब्राउज़र के अंदर जाके भी कर सकते हो कंसोल टैब में, और या फिर आप अपना खुद का एक अच्छा सा रिपोजिटरी वगैरह बना के सीखो, ठीक है। तो ये जस्ट एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता दिया, ठीक है। हालांकि हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, हम लोग यहीं पे वीएस कोड में अपना फाइल्स बनाएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स जावास्क्रिप्ट में क्या क्या होते हैं। ऑपरेटर्स इन जेएस। अच्छा, तो जावास्क्रिप्ट में मतलब काफ़ी सारे कैटेगरी के ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि पहला ऑपरेटर है एरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसके अंडर में कुछ आई थिंक 1 2 3 4, वही 6 7 कुछ ऐसे ऑपरेटर्स है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एरिथमेटिक के बाद आता है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। इसके बाद और एक कैटेगरी है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। फिर और और एक आप बोल सकते हो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। अभी मैं सब हेडिंग्स लिख रहा हूँ, फिर देखेंगे ईच के अंदर क्या क्या है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये यही चार है बेसिक्स मान लीजिए, ठीक है। इसी चार के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा। अच्छा, तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या है, वो सारे ऑपरेटर्स, ठीक है, जिससे आप कोई भी एरिथमेटिक ऑपरेशन कर रहे हो। फॉर एग्जांपल एडिशन है, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन है। अच्छा, ये देखिए इंटेलिजेंस बता भी रहा है सजेशन, ठीक है। तो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, हाँ डिवीजन है, मॉड्यूलो ऑपरेटर है। इसके बारे में पता है आपको मॉड्यूलो? हाँ परसेंटेज वाला, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर या फिर रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है, देखेंगे सब। फिर ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। उ, उ, हाँ हाँ, रिमाइंडर मिलता है इससे, यस करेक्ट। हाँ ठीक है। उसके बाद अपने पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें होता है एक इक्वल टू ऑपरेटर, हाँ एक होता है नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। कहाँ लिख रहा हूँ, हाँ इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर है इसमें। उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका स्ट्रिक्टली इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू, हाँ ग्रेटर देन भी है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, लेस देन भी होता है, लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है, ये सब। हाँ, टर्नरी ऑपरेटर का एक सिंटैक्स है, आपको दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। इसको रहने दो, इसमें हम लोग क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं ऐसे। और उसके बाद लास्ट में आपका आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी आपके पास लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, उसका लॉजिकल और है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल नॉट है। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। अभी एक एक करके अब कोड देखते हैं सबका, ठीक है। कोड में जब आप देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा सब।
अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने कोई भी एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, मान लीजिए लेट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब अगर मान लो मैं लिखता हूँ लेट y इज इक्वल टू 5, ओके। अब मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ z, ठीक है, और z में मैं यूज़ करना चाहता हूँ एडिशन ऑपरेटर, ये एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और मुझे ऐड करना है x और y को, तो मैं लिखता हूँ x प्लस वाई, ठीक है। अच्छा, और हर स्टेटमेंट ना सेमीकोलन से एंड होता है, ठीक है। हाँ, अब मुझे लॉग करना है वैल्यू, z का वैल्यू, ठीक है, तो कंसोल लॉग z। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। हो रहा है, एक सेकंड, नहीं नहीं वो पुराना कोड है वो सब, ये है कोड z, ठीक है। इसको CLS कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए टर्मिनल, ठीक है। अब अभी देखिए, अब पास्ट का कुछ दिखेगा नहीं। हाँ, ये देखिए 15, ठीक है। अब अगर आप चाहे तो इसमें आप कोई कस्टम, मतलब आप जब लॉक करते हैं ना, तो आप कोई कस्टम स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको और सुंदर से दिखाना है ये मैसेज, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, ठीक है, आपको लिखना है द वैल्यू ऑफ z इज, ठीक है, ऐसे किए। उसके बाद आपको एक प्लस सिंबल देना है, उसके बाद जो भी वेरिएबल आप प्रिंट करवाना चाहते हो इधर, ठीक है, वो वेरिएबल का नाम लिख दो, जिस वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट करना चाहते हो। तो अब ये कैसे प्रिंट होगा पता है, द वैल्यू ऑफ z इज, ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा आउटपुट में, ठीक है ना। उसके बाद आपका जो भी आप अपेंड किए हो प्लस लिख के, जो भी वेरिएबल का नाम है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो अभी देखिए मैं इसको अगर रन करूंगा, एक सेकेंड, क्या हो गया, कोड रन, अच्छा, सॉरी, हाँ ये देखिए द वैल्यू ऑफ z इज 15, ठीक है। आप वैसे कोई भी आप और अगर मान लीजिए अच्छे से लिखना है, अगर मान लीजिए आपको x और y का वैल्यू भी बताना था, तब आप कैसे लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो, एट सम ऑफ, लेट्स से आपको ऐसे लिखना है सम ऑफ x एंड y इज इतना, ठीक है, सम ऑफ x एंड y इज z। बट आप चाहते हो ये x और y मैं हार्ड कोड ऐसे ना लिखूं, मेरे को चाहिए रियल टाइम पे इसका डेटा मिले, x का डेटा, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दो, ठीक है, तो यहाँ तक तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। अब वापस से मैं एक प्लस लिख के x लिखता हूँ, इसका मतलब अब मेरे को सम ऑफ प्रिंट होने के बाद x का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं एक और स्ट्रिंग लिखूंगा, जहाँ पे मैं लिखूंगा सम ऑफ x एंड क्या, एंड y का वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, तो मैं y लिखता हूँ, ठीक है। अब उसके बाद वापस से मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ जिसमें लिखूंगा इज, अब z, हाँ ये देखिए, तो मैंने क्या किया, सम ऑफ, ठीक है, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद क्या आएगा, x का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद वापस से ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा एंड, ठीक है। उसके बाद फिर ये वैल्यू प्रिंट होगा, उसके बाद वापस से ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा इज, उसके बाद ये वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये अगर पूरा देखेंगे तो देखिए कैसा दिखेगा दिखने में। अगर मैं रन करता हूँ इसको, तो देखिए क्या दिख रहा है, सम ऑफ 10 एंड 5 इज 15। तो देखिए मैंने ये जनरलाइज कर दिया स्टेटमेंट्स। अब अगर इन फ्यूचर अगर ये x का वैल्यू 100 हो या y का वैल्यू 50 हो, तो भी मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप ये प्रोग्राम ऐसे लिखा जा चुका है कि ये हर समय वेरिएबल का लाइव जो डेटा है वो आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। सम ऑफ 150 इज 150, ठीक है। अच्छा, ये हो गया प्लस ऑपरेटर। अच्छा, अब सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर क्या, वो सिंपल, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। 100 माइनस 50 अगर मैं करूँगा, अच्छा इसको देखिए बता भी रहा, डिफरेंस कर लो, तो चलो इसको डिफरेंस कर देते हैं ये स्ट्रिंग को। तो डिफरेंस ऑफ x एंड y इज z। तो इसको फिर से रन करता हूँ, तो देखिए डिफरेंस ऑफ 150 इज 50, ठीक है। हाँ, अब अगर मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज z। देखिए प्रोडक्ट ऑफ 50 एंड 100 इज 5000, ठीक है। अब सेम डिवीजन ऑपरेटर, quotient of x and y is z,
तो क्वोशंट ऑफ 150 इज 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए मैं इसको कर देता 110, ठीक है ना। अब अगर इसको मैं रन करूँगा, तब देखिए क्या होगा। तब दिखा रहा है क्वोशंट ऑफ 150 इज 2.2, ठीक है। तो ये मतलब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि ये मतलब जो कंप्यूट करने के बाद इंटीजर आएगा कि फ्लोट वैल्यू आएगा, ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये जो डेसिमल्स है ना, ये सब फ्लोट वैल्यूज़ है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस या सी प्रोग्राम अगर होता ना, तो आपको पता है क्या आउटपुट आ जाता? आउटपुट आ जाता 2। क्योंकि हाँ हाँ, क्योंकि वो लोग, अगर आप फ्लोट वैल्यू को, अगर आप नॉर्मली कोई मान लीजिए इंटीजर से दिखा रहे हैं, या फिर अगर आप दो इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, तो सी सी प्लस प्लस ये सब प्रोग्राम में ना, ये लोग डेसिमल को नहीं कंसिडर करता है। ये लोग जो स्मॉलर इंटीजर है उसको दिखा देता है। बट जावास्क्रिप्ट में ये अच्छा है कि यहाँ पे आपको वो सब झमेला का कोई ज़रूरत नहीं। इधर इधर आप डायरेक्ट एक्स डिवाइडेड बाय वाई करोगे तो डायरेक्ट आपको फ्लोट का वैल्यू मिल जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है रिमाइंडर ऑपरेटर, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लो मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर, इसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर। तो रिमाइंडर ऑपरेटर क्या करता है, ये 50 को मतलब x मॉड्यूलो y, इसका मतलब 110 डिवाइडेड बाई 5 जब करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, जो रिमाइंडर आएगा वही है z का वैल्यू, ठीक है। तो ये सिंपल मैथ, ठीक है। मैं 110 को 50 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आता है 10, ठीक है। तो देखिए अभी इसको चलाएंगे तो देखिए रिमाइंडर ऑफ 110 एंड 50 इज 10, ओके। अब फिर आता है आपका ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए लेट नम इज इक्वल टू लेट्स से 20, ठीक है। अब अगर मैं मान लो नंबर को प्लस प्लस कर रहा हूँ, नम प्लस, ये तो हाँ, अब मैं नंबर को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। हाँ, अब मैं अगर इसको लॉक करता हूँ, इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ नम इज, देखते क्या आता है। ये देखो क्या आ गया, इंक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ नम इज 21, ठीक है। और ये ऊपर का जो लॉग है उसके कारण आ रहा है, रिमाइंडर वाला भी, ठीक है। चाहो तो इसको कमेंट कर दो, इफ नॉट रिक्वायर्ड यू कैन कमेंट इट। अब वैसे ही अगर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करूँ तब 19 हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए डिक्रीमेंटेड वैल्यू ऑफ नम इज 19, ठीक है। तो ये सारे जो ऑपरेटर्स है ये फॉल करता है आपके एरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, ओके। ये सब है एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का लिस्ट, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी दो वेरिएबल को कंपेयर करना है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंपेयर करना है, लेट्स से लेट a इक्वल टू 10 और लेट b इक्वल टू 10, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको कंपेयर करना है, ठीक है, कि क्या ए और बी इक्वल है या नहीं, ठीक है। तो आप कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करेगा, आपको सिर्फ ट्रू या फॉल्स में आंसर देता है, ठीक है ना। ये कोई वैल्यू इंटीजर वगैरह कुछ रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है आपको, ठीक है। बुलियन क्या होता है, बुलियन मतलब इधर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। हाँ, तो ये अब आपको एक कोई भी एक बुलियन वैल्यू निकाल के देगा आपको, बेस्ड ऑन दी कंपैरिजन, आप क्या कंपेयर कर रहे हो। तो अगर मैं मान लो इसको कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूंगा कंसोल लॉग इज ए इक्वल टू बी, ये स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद मैं कंपेयर कर रहा हूँ, क्या कंपेयर कर रहा हूँ, मैं कंपेयर कर रहा हूँ ए इक्वल्स टू बी। इसका मतलब अगर ए और बी इक्वल है तब मुझे ट्रू मिलेगा, ओके। एंड अगर ये इक्वल नहीं है तब मुझे फॉल्स मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, सॉरी इसको सिलेक्ट करके कर रहा हूँ ना रन, इसलिए ऐसा हो रहा। क्लियर कर दो, कुछ भी सिलेक्ट मत करो, ठीक है, कीप इट अनसिलेक्टेड। अब इसको रन करो। ये देखिए, इज ए इक्वल टू बी,
क्या आया वैल्यू? ट्रू। ठीक है ना, इसको भी कमेंट कर देते हैं। ओके, अब अगर मान लीजिए मैं इसको ऐसे रखता, ठीक है ना, मान लीजिए ये 10 एक इंटीजर है और दूसरा वाला है एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसको अगर मैं रन करके देखूं तो देखिए ये अभी भी ट्रू दे रहा है, ठीक है। तो ये क्यों ट्रू दे रहा है? क्योंकि ये जो इक्वल्स टू ऑपरेटर होता है ना, ये थोड़ा सा बेवकूफ़ है। इसको ये नहीं पता कि पहला वाला जो ए का वैल्यू था वो एक इंटीजर और दूसरा वाला तो एक स्ट्रिंग हो गया, ठीक है ना, स्ट्रिंग या कैरेक्टर, ठीक है। तो इसको ये डिफ्रेंशिएशन इसको नहीं आता है, ठीक है ना, इसको ये डिफ्रेंशिएट करना नहीं आता है। तो इसीलिए देखिए हर बार ट्रू दे देगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप ऐसे लिखते 10.0, ये क्या हो गया, एक फ्लोटिंग नंबर हो गया, ठीक है। ये देखिए तब भी इसमें ट्रू दे दे रहा है, ठीक है। जबकि ये सबका डेटा टाइप अलग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, सॉरी ये फ्लोट नहीं, ये भी स्ट्रिंग ही है, माय मिस्टेक, फ्लोट ये है, हाँ ये फ्लोट है। देखिए फिर भी ट्रू दे दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको मालूम ही नहीं कि डेटा टाइप भी देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये बहुत भोला है, ये बस देखेगा सेम वैल्यू है, ट्रू दे देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको एग्जैक्टली स्ट्रिक्टली आपको चेक करना है कि क्या बोथ वेरिएबल्स आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल और नॉट, आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑल्सो, आइडेंटिकल इन टर्म्स ऑफ डेटा टाइप ऑल्सो, ठीक है, तब आपको यूज करना होगा ट्रिपल इक्वल टू, इसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली इक्वल टू ऑपरेटर, ठीक है। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा ठीक है, सॉरी ये तो फ्लोट नंबर है ना, इसलिए इसको ट्रू दे रहा है। फ्लोट को जावास्क्रिप्ट में सेम ही माना जाता है, ठीक है। अगर आप 10.0 लिखते हैं ना, तो ये जब इंटरनल इसका इम्प्लीमेंटेशन है स्ट्रिक्टली इक्वल टू का, ये उसको सेम ही मानता है, ट्रीट करता है, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है। बट अगर मान लो आप ऐसे करते इसको, एक अगर मान लो आप स्ट्रिंग बना लेते, ठीक है ना, अब अगर मैं चलाऊं स्ट्रिक्टली इक्वल टू को, तब देखिए क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया, क्योंकि अब ये दोनों अलग है। अब ये इंटरनली भी अगर इसको कंपेयर करें ना, तो भी ये अलग चीज़ है। दिस 10 इज अ स्ट्रिंग, ठीक है, ये 10 हो सकता है किसी का नाम हो, लेकिन ये जो 10 है ये एक एरिथमेटिक वैल्यू है, राइट। एंड दिस इज नॉट एन एरिथमेटिक वैल्यू, इट इज अ वर्ड, ये एक वर्ड है, ओके। तो इसीलिए आप ये देखिए वो दे दिया, फॉल्स दे दिया आपको। तो ये होता है स्ट्रिक्टली इक्वल टू। अब इसका ठीक उल्टा है, अगर मान लीजिए आपको चेक करना है, स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू चेक करना है, ठीक है ना, तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ऑपरेटर, स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू। एंड सेम अगर इक्वल टू का उल्टा चेक करना है तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ये ठीक इसका उल्टा रिजल्ट देता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको सबसे पहले इसका दिखाऊं, नॉट इक्वल टू का, ठीक है ना, तो आप देखिए, अब अभी आप गेस करिए क्या क्या आना चाहिए आउटपुट। ए भी 10 है, बी भी 10 है, ठीक है। इज ए इक्वल टू बी, ठीक है। अब मेरे को आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? देखिए ए और बी इक्वल तो है, बट हम लोग को एक सेकंड, नॉट इक्वल टू, हाँ। अब देखिए अगर ये इक्वल्स टू होता तब तो ट्रू आता, लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एग्जैक्टली उल्टा कर देना है। अरे यार ये क्यों इतना तंग करता है, हाँ। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को आउटपुट रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करने के लिए हम लोग नॉट लगाते हैं। अभी अगर मैं इसको रन करके देखूं तो देखिए ये क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। फॉल्स क्यों दिया? क्योंकि आप जब भी नॉट है ना, तो इसको रीड करने का तरीका क्या है पता है? इसको रीड करने का ये तरीका है कि आप में भी कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे इसको पढ़ा जाए। तो सबसे बेस्ट इसका तरीका क्या है पता है? सबसे बेस्ट इसका तरीका आप ऐसे मानो, आप मानो ए इक्वल्स टू बी का क्या वैल्यू आता, ये क्वेश्चन पूछो खुद से, का क्या वैल्यू आता, ये क्वेश्चन पूछो, ठीक है। जब आपको आंसर मिल जाएगा ए इक्वल्स टू बी का क्या वैल्यू आता, तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा ना, इसको उल्टा कर देगा, बस यही इसका काम है, ठीक है। तो अभी मैं मान लो आप स्ट्रिक्टली इक्वल टू के बारे में अगर सोचूं, ठीक है, हाँ
हाँ हाँ, ये सब नॉट ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफी सारे जगह यूज होता है। स्पेशली लूप्स वगैरह जब आप करते हो ना, लूप लूप कोई भी लगाना है तो लूप का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है, एक किस पॉइंट पे लूप बंद हो जाना चाहिए, किस टाइम पे आपका प्रोग्राम लूप के बाहर निकलना चाहिए। तो वो सब जगह काफी बार आप नॉट ऑपरेटर ही यूज करते हो वो सब जगह। ठीक है, आगे हम लोग जब प्रोग्राम्स वगैरह लिखेंगे छोटा छोटा, तब आप देखोगे ये सारा ऑपरेटर कहीं ना कहीं यूज हो जा रहा है। जब मैं आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, फिबोनाकी लिखना, प्राइम नंबर का प्रोग्राम, आर्मस्ट्रांग नंबर वगैरह, ठीक है, तो वहाँ देखना लूप्स वगैरह में बहुत एक्सटेंसिव यूज है ये सब नॉट ऑपरेटर वगैरह या कंपैरिजन ऑपरेटर्स वगैरह का। ठीक है, प्राइम मोड का प्रोग्राम लिखना है, ऐसे काफी सारे अनगिनत प्रोग्राम्स है जहाँ पे आपको ये सब बहुत एक्सटेंसिवली यूज होता हुआ दिखेगा ये सब। ठीक है। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। आप जैसे मान लीजिए आपके पास एक यूजर का लिस्ट है, ठीक है, अब वो यूजर का लिस्ट आपको आइटरेट करना है फॉर द फर्स्ट 100 यूजर्स। ठीक है, तो आप एक लूप लगा सकते हो कि आप मान लीजिए एक अलग से काउंटर बना लिए दैट स्टार्ट्स विथ 0। अब वो काउंटर को आप बढ़ा रहे हो हर एक लूप के, हर एक आइटरेशन में। ठीक है, अब वो काउंटर जैसे 100 हो जाएगा, आपका डेटाबेस से रीडिंग स्टॉप हो जाएगा। अब वो 100 वैल्यूज आपको रिटर्न कर देना है। तो वो स्टॉपिंग कंडीशन क्या है, वो स्टॉपिंग कंडीशन यहीं से यही सब ऑपरेटर्स यूज होता है कि जब तक काउंट का वैल्यू 100 नहीं पहुंचता, तो आप इस टाइप का कोई लूप लिखोगे उस टाइम कि वाइल काउंट इज नॉट इक्वल टू 100, ये वाला आप लगाओगे। नॉट इक्वल टू उस टाइम आप यूज करोगे। ठीक है। हाँ, और इसके अंदर आपका वो डेटाबेस से रीडिंग का पूरा लॉजिक रहेगा, इसके अंदर पूरा आपका बिजनेस लॉजिक रहेगा इसके अंदर। ठीक है। तो ये सब उस टाइम काम आता है। 100 था ना, हाँ। ठीक है, तो ये सब। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप 100 रिकॉर्ड्स रीड करना चाहते हो। ठीक है। हाँ हाँ, जैसे ही काउंटर का वैल्यू 100 हो जाएगा, वैसे ही आप इस लूप के बाहर चल जाओगे। ठीक है। हाँ 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 हाँ, कि अब फॉल्स बुलियन आ गया। हम लोग और भी करेंगे, ठीक है, जब आपको लूप्स वगैरह दिखाएंगे तब आपको और पूरा समझ में अच्छे से आ जाएगा कि कब कौन सा ऑपरेटर लगाना है। ठीक है, ये जस्ट प्रोग्रामिंग का सब एबीसीडी अभी सीख रहे हैं। ठीक है, जब लूप्स वगैरह लिखेंगे तब हम लोग, समझ लीजिए अब हम लोग वर्ड लिखना सीख रहे हैं। और जब मैं आपको छोटा छोटा प्रोग्राम लिखाना सिखाऊंगा तब आप समझ लीजिए बेसिक सेंटेंस सीख रहे हैं। और जिस दिन आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे, मतलब उस दिन आप एक ऑथर बन चुके हैं, अब आप अपना खुद का एक स्टोरी लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये एनालॉजी है। अब ये हम लोग सिर्फ एबीसीडी सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग का। हाँ, अब अगर मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू होता, ठीक है, तो अब इसका वैल्यू प्रेडिक्ट करना है आपको। तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, सबसे पहले सोचो कि ट्रिपल इक्वल टू अगर होता, अगर स्ट्रिक्टली इक्वल टू, तब इसका वैल्यू क्या आता। 10 और 10, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली इक्वल टू का वैल्यू क्या आता, ट्रू ही आता ऑफ कोर्स, क्योंकि हाँ ट्रू आता। तो इसी को उल्टा कर दो, उल्टा करेंगे तो फॉल्स आएगा, राइट। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। तो रन करते हैं, ये देखिए फॉल्स आ गया। ठीक है, तो नॉट को हमेशा प्रेडिक्ट करना है, नॉट का वैल्यू। तो हमेशा ऐसे सोचो कि इक्वल्स टू में क्या वैल्यू आता है, ठीक इसका उल्टा वैल्यू आएगा। ठीक है, इसको ऐसे सोच लो। ये 11 होता, मान लीजिए 141 होता, तब क्या होता, ट्रिपल इक्वल टू का वैल्यू क्या आता, फॉल्स आता। लेकिन ये तो उल्टा कर रहा है, तो उल्टा करने के कारण ट्रू बन जाएगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए, ट्रू। सॉरी, इसको सिलेक्ट करके चलाया मैं इसीलिए। ये देखिए क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है। अब सिमिलरली हमारे पास और भी है। ठीक है, लाइक ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, अगर मान लीजिए ए इज ग्रेटर देन बी, आप ऐसे लिखते हैं अगर, ओके, इफ यू राइट लाइक दिस, तो क्या होगा, ये चेक कर रहा है क्या ए बी से बड़ा है, नहीं है बड़ा, तो क्या आएगा, फॉल्स। ये देखिए फॉल्स आ गया। ओके, सेम ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है कि क्या ए बी से बड़ा या फिर इक्वल है, ना बड़ा है ना इक्वल है, कुछ भी नहीं है, तो फिर से फॉल्स आएगा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मैं इसको भी 141 कर देता, ठीक है, तब देखिए, तब इसका क्या मतलब है, क्या ए बी से बड़ा या फिर इक्वल है, तो बड़ा तो नहीं है बट इक्वल तो है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ये देखिए ट्रू।
ठीक है। अब सेम लेस देन का भी समझ ही गए होंगे, ठीक है। लेस देन में अब क्या आएगा, ए क्या छोटा है बी से, नहीं छोटा तो नहीं है ना, तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब अगर मैं लेस देन इक्वल टू लगा दूं, तो क्या ए बी से छोटा या इक्वल है, छोटा तो नहीं है बट इक्वल है, तो फिर ट्रू आएगा। देखो ट्रू आ गया, ठीक है। हाँ तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हो गए, ठीक है। ओके ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर एक्चुअली क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर ये 3 ऑपरेंड को लेता है, ठीक। एक सेकंड रुकिए, तो मेरा चार्ज खत्म हो रहा है, चार्जर लगाना होगा, एक सेकंड। ओके हाँ ओके वी कैन कंटिन्यू। तो टर्नरी ऑपरेटर क्या है, इट टेक्स 3 ऑपरेंड्स, ठीक है, वो 3 ऑपरेंड्स लेता है। अच्छा ऑपरेंड्स और ऑपरेटर में क्या फ़र्क है, एक सिंपल सा आपको बता दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ a प्लस बी, ठीक है, अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए a और b यहाँ पे क्या है, a और b को बोला जाएगा ऑपरेंड, ठीक है। यहाँ पे a एंड b आर ऑपरेंड्स, ठीक है। और जो प्लस है, प्लस इज कॉल्ड ऑपरेटर, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा एक्सप्रेशन है, तो ए और बी होता है ऑपरेंड्स और प्लस को बुलाता है ऑपरेटर, ठीक है। तो अभी देखिए टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, टर्नरी ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है जिसको 3 ऑपरेंड्स का ज़रूरत है, ठीक है। इट टेक्स 3 ऑपरेंड्स, ये 3 ऑपरेंड्स लेता है। और अच्छा ये देखिए ये इंटेलिजेंस भी बोल रहा है। और 3 ऑपरेंड क्या क्या है देखिए, फर्स्ट इज द कंडीशन, सेकंड इज द वैल्यू इफ कंडीशन इज ट्रू, थर्ड इज वैल्यू इफ कंडीशन इज फॉल्स। इसका क्या मतलब है देखिए, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ, ठीक है, यही वाला एग्जांपल को चले कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है ना। और ओके लेट्स मेक अ न्यू, लेट्स से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मार्क्स, ठीक है, लेट मार्क्स इज इक्वल टू 45, ओके। अब अगर मैं लिखूँ अब मान लीजिए मुझे एक कंडीशन बनाना है, ठीक है। क्या कंडीशन बनाना है कि अगर मार्क्स 40 से ज़्यादा है तो पास कर दो, और अगर मार्क्स 40 से कम है तो फेल कर दो, ठीक है। और ये रिजल्ट जो है ये हम लोग कोई एक और वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे, और लेट्स से हम लोग एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग स्टोर करवाएंगे इसका रिजल्ट। तो इसका सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कंडीशन, पहला ऑपरेंड जो होता है वो होता है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन है मेरा, ये कंडीशन है, ये ना इसको रुके बंद करना होगा। कंडीशन है कि अगर मेरा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तब रिजल्ट में देखिए अब क्या करना है, देखिए ये है कंडीशन, क्या कंडीशन है, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो इसके बाद आपको यूज करना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर ऐसा है तब आपको रिजल्ट में स्टोर करना है पास, तो लिख दो पास, ये एक स्ट्रिंग है, ओके। अदरवाइज अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तब मेरे को थर्ड ऑपरेंड स्टोर करवा देना, थर्ड ऑपरेंड का वैल्यू मैं लिख देता हूँ फेल, ठीक है। ये भी एक स्ट्रिंग है। तो इसको देखिए पढ़ना समझिए, ये है आपका कंडीशन, सबसे पहला ऑपरेंड, फर्स्ट ऑपरेंड इज द कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब हम लोग सेकेंड ऑपरेंड को इवेलुएट कर लेते हैं, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तब हम लोग थर्ड ऑपरेंड को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन जो है देखिए ये क्या है, अभी बताइए ये ट्रू होगा या फॉल्स, मार्क्स 45 है एंड 45 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ट्रू और फॉल्स, इट इज अ ट्रू ऑब्वियसली। तो ये ट्रू है तो हम लोग पास को इवेलुएट करेंगे, तो इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट में क्या स्टोर हो जाएगा, रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा पास,
ठीक है। अगर आप इसको लॉक करके देखेंगे रिजल्ट का वैल्यू, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो अगर आप रिजल्ट का वैल्यू लॉक करते हैं तो देखिए आपको क्या मिल रहा है, पास। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मार्क्स कम होता, जैसे मान लीजिए अगर मार्क्स होता 35, ठीक है, तब तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, है ना, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, फिर तो ये फॉल्स हो गया। अगर ये फॉल्स हो गया तो हम लोग लास्ट वाला थर्ड ऑपरेंड है इसको इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है। तब अगर मान लीजिए ये कंडीशन फॉल्स होता है तब क्या चलेगा, तब चलेगा थर्ड ऑपरेंड। तो इस बार रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, फेल। ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो रिजल्ट के अंदर क्या स्टोर हो गया, फेल। ये देखिए, तो कंसोल लॉग किया, रिजल्ट को देखिए फेल आ रहा है। ठीक है। और प्रोग्रामिंग में ना मतलब सबसे बेस्ट पार्ट है कि देख आपको ना हर समय से रिजल्ट वगैरह लिखने का जरूरत नहीं। आप कोई भी चीज़ जो मैं लॉग वर्क कर रहा हूँ ना, ये देखिए डायरेक्ट यहाँ पे एक एक्सप्रेशन को कंसोल लॉग कर दिया। आप चाहे तो डायरेक्ट ये पूरा एक्सप्रेशन को भी लॉग कर सकते हैं। ठीक है। तो अलग से स्टोर कराने का भी जरूरत नहीं। कभी आपको एकदम शॉर्ट प्रोग्राम्स लिखना है तो इसको कमेंट कर दो। ठीक है। रिजल्ट नाम का कोई वेरिएबल अलग से बनाने का जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसी के अंदर ही स्टोर कर सकते हो ऐसे। ठीक है। डायरेक्ट आप ऐसे ही लिख सकते हो। इसको भी अगर आप रन करोगे तो सेम आउटपुट ही आएगा। ठीक है। तो आप वेरिएबल बना के भी कर सकते हो, मन नहीं है वेरिएबल बनाने का, जल्दी है कुछ, तो डायरेक्ट आप कंसोल लॉग के अंदर भी कुछ लिखोगे ना तो वो भी एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। बट खैर ठीक है, अभी के लिए रहने देते हैं रिजल्ट को। कौन सा, ये इसका टर्नरी ऑपरेटर का? हाँ हाँ हाँ, ये इसका परमानेंट सिंटैक्स है। ठीक है। सबसे पहले होगा कंडीशन, उसके बाद होगा क्वेश्चन मार्क, उसके बाद होगा इफ कंडीशन इज ट्रू तब क्या होगा, उसके बाद कोलन, इफ कंडीशन इज फॉल्स तब क्या होगा। ठीक है। तो ये इसका सिंटैक्स है, इसको रट लीजिए, क्वेश्चन मार्क एंड कोलन, ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है। हाँ। तो ये सब टर्नरी ऑपरेटर। अभी लास्ट टाइप के ऑपरेटर में अपने आते हैं, ये है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अभी लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, ये है एंड ऑपरेटर, ये है और ऑपरेटर, ये है नॉट ऑपरेटर। ठीक है। अब इसका क्या मतलब है देखिए, फॉर एग्जांपल लेट्स से, ठीक है, मैं मान ये देखिए इंटेलिजेंस अच्छा सजेशन ही दे रहा है। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाया, लेट पी इक्वल टू ट्रू। ठीक है। और एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ लेट क्यू इक्वल टू लेट्स से फॉल्स। ठीक है। अब अगर मैं लॉक करूँ पी एंड क्यू, ठीक है ना, तो एंड ऑपरेटर एक्चुअली क्या करता है ना, एंड ऑपरेटर मतलब अगर मान लीजिए कोई भी ये आप बचपन में लॉजिक गेट्स वगैरह पढ़े थे, एंड और हाँ हाँ हाँ, तो एंड यहाँ पे भी वही है, सेम मतलब है। एंड मतलब अगर दोनों अगर दोनों ऑपरेंड्स ट्रू है तो ही आपको लॉग में ट्रू मिलेगा। ठीक है। अगर कोई भी एक फॉल्स हो जाता है तो आपको लॉग में फॉल्स मिल जाएगा एंड यूज करने के टाइम। तो देखिए हमको फॉल्स मिल गया, इसको भी कमेंट कर दो अभी। हाँ, डबल एंड, आपको डबल एंड यूज करना होगा यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए फॉल्स मिल गया। ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं और ऑपरेटर यूज करता हूँ, ठीक है, पी और क्यू, तो इसमें और ऑपरेटर क्या बोलता है, और ऑपरेटर बोलता है कि कोई भी एक अगर ट्रू हो तो मैं ट्रू दे दूंगा। ठीक है। इसको चाहिए कोई भी एक ट्रू हो तो मैं ट्रू दे दूंगा। तो देखिए ये ट्रू दे दिया। ओके। एंड नॉट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है। ये सब लॉजिकल ऑपरेटर ही है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर क्या करता है, सिर्फ इन्वर्स कर देता है, कोई भी बुलियन वैल्यू का इन्वर्स बना देता है ये। तो अगर मैं नॉट पी लिख दूं, ठीक है, तो पी क्या था, पी का वैल्यू था ट्रू। ठीक है। तो नॉट पी क्या आ जाएगा, फॉल्स। ये देखिए फॉल्स आ गया नॉट पी का वैल्यू। ठीक है। और अगर मान लीजिए मैं कर देता नॉट क्यू, नॉट क्यू अगर मैं करता तो क्यू का वैल्यू क्या है, फॉल्स, तो नॉट क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू।
तो देखिए, ये देखिए लास्ट में क्या आया, ट्रू। ठीक है, तो लॉजिकल नॉट का काम क्या है, कोई भी बुलियन को रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। ठीक है, अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स बना दो, फॉल्स है तो उसको ट्रू बना दो। ठीक है, एंड ऑपरेटर का क्या काम है, एंड ऑपरेटर तभी काम करता है, ये मतलब एंड ऑपरेटर तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों ही ट्रू हो। ठीक है, कोई भी एक अगर फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो मैं कमेंट्स में लिख देता हूँ, रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू। ठीक है, और क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज ट्रू। ठीक है, तो एंड है, अगर बोथ ट्रू है तो ये आपको ट्रू देगा। ठीक है, और ये है, और क्या करता है, कोई भी एक अगर ट्रू हो तो आपको ट्रू दे देगा। ठीक है, तो ये है इन दोनों का फर्क। और नॉट ऑपरेटर तो इन्वर्स कर देता है। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ये भी एक टाइप का बुलियन रिजल्ट ही देता है, आप बोल सकते हो। ठीक है, जैसे कि टर्नर टर्नर ये सॉरी, ये वाला जो पढ़े थे कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर भी क्या करता था, ये इधर ट्रू या फॉल्स में जवाब देता है सिर्फ, है ना। वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर भी है, ये भी ट्रू या फॉल्स में जवाब देगा आपको। ठीक है, अच्छा एक चीज, सी प्रोग्रामिंग में क्या होता था पता है, यहाँ जावास्क्रिप्ट में एक बार देखते हैं ये वाला क्या है। अगर मान लीजिए मैं नॉट 5 लिखता हूँ, ठीक है, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं। सी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कोई भी इंटीजर को वो माना जाता है ट्रू। ठीक है, अच्छा जावास्क्रिप्ट में भी यही सेम रूल है। अच्छा, और एक चीज़ ये देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताते हैं। ये देखिए, ये मान लीजिए पी एंड क्यू को हम लोग अभी तक इवेलुएट कर रहे थे, है ना, और लॉजिकल ऑपरेटर लगा के। तो और पी एंड क्यू क्या था, एक बुलियन वैल्यू था, राइट। बट जरूरी नहीं कि नॉट, या मतलब लॉजिकल ऑपरेटर जरूरी नहीं कि सिर्फ उस पे हो, क्या बोलते हैं, सिर्फ बुलियंस पे हो, ये आप इंटीजर पे भी लगा सकते हो। और प्रोग्रामिंग का रूल क्या है पता है, प्रोग्रामिंग का रूल एक यूनिवर्सल रूल है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में भी यही है कि एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू। ठीक है, तो ये प्रोग्रामिंग का रूल है। ठीक है, कि कोई भी नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू माना जाता है। तो अगर मैं लिख दूं नॉट 5, ठीक है, तो नॉट 5 को कंपाइलर एक्चुअली क्या समझेगा पता है, कि आप ऐसे लिखो, कंपाइलर इंटरनली इसको ऐसे सोचता है कि ये बंदा मेरे को ये लिख के दिया है, कंसोल लॉग नॉट ट्रू, कंपाइलर ये सोचता है। ठीक है, क्योंकि 5 एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो इसको कंपाइलर समझता है एक ट्रू है ये। ठीक है, तो नॉट ट्रू का क्या होगा आंसर, नॉट ट्रू का आंसर होगा फॉल्स। तो देखिए इसको मैं रन करता हूँ तो इसीलिए फॉल्स मिल जाता है। अब अगर मैं मान लीजिए इसको ज़ीरो कर दिया, नॉट ज़ीरो, तो ज़ीरो को प्रोग्रामिंग में जो कंपाइलर है वो ज़ीरो को मानता है फॉल्स, एक फॉल्स वैल्यू मानता है ज़ीरो को। तो नॉट फॉल्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, ट्रू। ठीक है, तो अभी मैं इसको रन करूँ तो देखिए ट्रू आ गया। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए पता है आपको। ठीक है, तो ठीक है, अभी के लिए आज का फिर रखते हैं। ठीक है, आज ऑपरेटर्स के बारे में आप जो जो सीखा आप देखिएगा इस वीडियो में। ठीक है, इजी है, अभी तो कुछ टफ है नहीं, ये सब समझ आ ही जाएगा इजीली, है ना। इसके बाद हाँ 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 हाँ, तो ये सब ना एकदम मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, यहाँ कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन हो गया ना तो बाद में आपको मतलब बहुत ही टफ लगने लगेगा। तो इसीलिए ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्रामिंग है, ये सब एकदम आपको जब क्लियर हो जाएगा, सारा ऑपरेटर्स वगैरह के बारे में आपको पता होगा, तो कभी भी आपको ना कोई प्रोग्राम रीड करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा फ्यूचर में। तो इसीलिए ये सब पे इतना टाइम दे रहा है।
हाँ हाँ। अच्छा, क्लास तो 8:30 बजे शुरू किए थे ना, सॉरी मेरे को लगा 8 बजे किए थे। ठीक है, तब तो अभी है अपने पास टाइम। ठीक है। अच्छा तब तब आगे देखते हैं थोड़ा। ठीक है, 2 मिनट का रुकिए, मैं ब्रेक लेके आता हूँ। ठीक है। ओके, तो अभी नेक्स्ट चैप्टर है अपना कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, ये एक एक करके जब सब आपको समझ में आ जाएगा ना, उस दिन फिर बहुत मजा आएगा प्रोग्राम लिखने में। ठीक है, तो अभी अपने देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होता है। आपको प्रोग्राम का फ्लो अगर चेंज करना है, तब हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, द मोस्ट पॉपुलर कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पता भी होगा, इफ एल्स। ठीक है, हाँ ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेटमेंट है हर प्रोग्रामिंग। अब आप कोई भी ऐसा कोड बेस नहीं होगा ना जिसमें आपको कभी इफ एल्स ना दिखाओ। ये हर हर मॉड्यूल में आपको कहीं ना कहीं इफ एल्स दिख ही जाएगा, ये इतना पॉपुलर स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इफ एल्स है एक कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोग्राम के फ्लो को चेंज करने में काम आता है। ठीक है, उसके बाद फिर इसका एक और है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए पहले इफ एल्स देखते हैं, उसके बाद बाकी बताते हैं आपको। अब इफ एल्स क्या करता है, अभी जो आपको पहले पढ़ा है ना ऑपरेटर्स, अब आपको धीरे धीरे उसका एक्सटेंसिव यूज होता दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इफ का देखिए सिंटैक्स क्या है। इफ का सिंटैक्स सबसे पहले समझ लीजिए क्या है। ये लोग ना बहुत तंग करता है इंटेलिजेंस। एक काम करिए, नोट पैड पे आपको दिखा देते हैं। देखिए इफ एल्स का सिंटैक्स है। ठीक है, सबसे पहले इफ आपको लिखना है। ठीक है, इफ एक कीवर्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर में कोई भी एक कंडीशन होगा। ठीक है, और ये कंडीशन जो है ये इवेलुएट होता है इधर ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, ये कंडीशन इधर ट्रू या फॉल्स में इवेलुएट होता है। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, तब हम लोग ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ ट्रू। और अगर ये कंडीशन मान लीजिए फॉल्स हो जाता है, तब हम लोग एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करते हैं। ये है आपका ब्लॉक ऑफ फॉल्स। ठीक है, तो किसका ट्रू एंड फॉल्स का बात हो रहा है, इस कंडीशन का बात हो रहा है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है, यही कंडीशन में हम लोग आपको जो सिखा है ना ऑपरेटर्स, वो सब ऑपरेटर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज होगा टू इवेलुएट वेदर अ कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तब हम लोग इफ का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इफ का कंडीशन फॉल्स होता है तब हम लोग एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो अभी प्रोग्रामिंग में देखते हैं इसको। ठीक है, मान लीजिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट मार्क्स इज इक्वल टू लेट्स से 80। ठीक है, अब अगर मैं लिखता हूँ कि एक इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो क्या करना है, तो मेरे को लॉग करना है, कंसोल लॉग प्रिंट कर दो पास। ठीक है, एल्स प्रिंट कर दो। अच्छा, अब लॉग लिख के टैब दबाओगे ना तो भी अपने आप, एक सेकंड, लॉग लिख के टैब दबाओगे, अच्छा अभी हो नहीं रहा क्या। ठीक है, कोई बात नहीं, तो कंसोल लॉग ही लिख लो। तो कंसोल डॉट लॉग, अगर मतलब अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तब लॉग करो पास। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है तब लॉग करो फेल। इसका ये मतलब होता है। ठीक है, तो अगर अभी अपने इसको रन करके देखें तो देखिए क्या प्रिंट हुआ, पास प्रिंट हुआ। ठीक है, क्यों,
क्योंकि इफ के अंदर का कंडीशन देखे क्या है, कंडीशन क्या दिया हुआ है कि मार्क्स अगर 40 से ज़्यादा है तो ये क्या है, इधर ट्रू या फिर फॉल्स में इवेल्युएट होगा। ठीक है, और जैसे कि आपको बताया इफ के अंदर जो कंडीशन है वो ट्रू या फॉल्स में इवेल्युएट होता है। तो ये, हाँ 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 हाँ, वो सब भी करेंगे, ठीक है। हाँ 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 हाँ, वो करेंगे, अभी करेंगे वो सब भी, ठीक है। तो ये देखिए फॉल्स आ गया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपको और थोड़ा सा एडवांस एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, जहाँ पे आपको इनपुट में देखिए क्या दिया। अभी ये पूरा चीज़ एक बार कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अभी आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जहाँ पे अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है, ठीक है, तब तो आपको दिखाना है कि उसका ए ग्रेड आया, ठीक है। ये देखिए, अच्छा ये बना के दे दिया। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है तब आपको बी ग्रेड प्रिंट करना है। अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तब सी ग्रेड, और अगर मार्क्स 40 से भी कम है तब फेल करो, ठीक है, तब दिखाओ फेल। हाँ हाँ हाँ, तो इस टाइप का प्रोग्राम कैसे हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स नेस्टिंग, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जाता है, इफ पहले लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद एक कंडीशन होता है, उसके बाद एल्स होता है, सॉरी उसके बाद एल्स इफ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर और भी एल्स इफ चाहिए तो और भी एल्स इफ लगा लो, ऐसे करते करते जितना एल्स इफ लगाना लगा लो, लास्ट में एक एल्स होगा, ठीक है। ये इसका बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। तो अभी इसी को यूज़ करके ये वाला प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पे मार्क्स 80 से ज़्यादा इक्वल टू है तो ग्रेड ए दिखाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 बी दिखाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 40 सी दिखाओ, वरना फेल कर दो। तो देखिए इस टाइप का प्रोग्राम कैसे लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट मार्क्स इज इक्वल टू, अभी के लिए कोई भी मार्क्स ले लो, फॉर एग्जांपल 50 ले लेते हैं, ठीक है, या चलो 80 ले लो, कोई नहीं। अब मैं यहाँ पे देखिए लिखना शुरू करूँगा, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तब आपको क्या करना है, कंसोल लॉक कर दो, ए ग्रेड, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तब तो ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तब हम लोग नीचे आ जाएंगे, नीचे में वापस से एक एल्स इफ है, ठीक है। एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अब ये कंडीशन चेक करो क्या मार्क्स 60 से ज़्यादा है, अगर है तब लॉक कर दो बी ग्रेड, ठीक है। अब वापस से एक और एल्स इफ लगाएंगे, अगर ये भी मान लीजिए फॉल्स हो जाता है तब हम लोग थर्ड में आएंगे। तो अब थर्ड में क्या लिखेंगे हम लोग, थर्ड में हम लोग लिखेंगे अगेन, अरे यार ये इसको बंद करना पड़ेगा, एल्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तब दिखा दो ग्रेड सी, ठीक है। और अगर कुछ भी ट्रू नहीं हो पा रहा है, सारे ही फॉल्स हो गए, तब लास्ट एक डिफॉल्ट कंडीशन लिख देते हैं, ठीक है, जो कि एल्स ब्लॉक का कंडीशन है। अगर कुछ भी ट्रू नहीं हुआ तब हम लोग फेल करवा देंगे उसको, ठीक है, तब लिख देंगे फेल। अब देखिए ये जो प्रोग्राम है ये कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले कंपाइलर देखेगा मार्क्स का वैल्यू क्या है, ठीक है 80। अब 80 देखिए 80 क्या 80 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा और प्रोग्राम यहीं पे एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। इसी को ए ग्रेड दिखा के यहीं से एग्जिट हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मार्क्स होता 45, ठीक है ना, तो अभी देखिए प्रोग्राम कैसे चलता है सीक्वेंस में, सबसे पहले लाइन नंबर 18 पे आएगा, ठीक है, लाइन नंबर 18 पे आएगा और देखेगा कि क्या मार्क्स 80 से बड़ा है, ये देखा नहीं बड़ा है तो ये तो फॉल्स हो गया, चलो फॉल्स हो गया तो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट ब्लॉक पे जाओ, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ब्लॉक ये है एल्स इफ का। अब इसका कंडीशन चेक करो, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्या ये ट्रू है, हाँ, नहीं नहीं ये भी तो ट्रू नहीं है, ठीक है, ये ट्रू नहीं है तो अगेन ये फॉल्स हो गया, तो कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट ब्लॉक पे चलो, नेक्स्ट ब्लॉक में देखो मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, तो क्या ये ट्रू है, हाँ ये तो ट्रू है भाई, मार्क्स 45 है तो ये तो बड़ा है, तो इसीलिए ये कंडीशन ट्रू होते ही हम लोग अंदर घुस जाएंगे इस ब्लॉक के,
और इस ब्लॉक के अंदर क्या है, इस ब्लॉक के अंदर लिखा गया है कि कंसोल लॉग करो सी ग्रेड। तो इसीलिए अब हम लोग अगर इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो आउटपुट आ जाएगा सी ग्रेड। ये देखिए सी ग्रेड आ गया, ठीक है ना। और अगर ये भी बाई चांस फॉल्स अगर हो गया होता, ठीक है, तब फेल आ जाता। अगर 35 में लिख दिया होता तब तीनों ही इफ ब्लॉक फेल हो जाते एंड वी वुड हैव गॉट, हाँ, तो हम लोग एकदम एल्स ब्लॉक पे आ जाते, तो इसीलिए फेल प्रिंट हो गया, ठीक है ना। हाँ हाँ, नहीं टेकिंग टाइम नहीं, ये कोई टाइम नहीं लेता है। ये देखिए, ये सब एक्चुअली जो इफ एल्स ब्लॉक है ना, ये सब आप मतलब बहुत फास्ट एग्जीक्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम आपको में भी लग रहा है आप इसे पढ़ पढ़ के जा रहे हो, ठीक है, लेकिन हाँ हाँ, लेकिन प्रोग्राम को ना हाँ, मशीन जस्ट टेक्स अ फ्यू नैनो सेकेंड्स उसको लगेगा इसको पढ़। हाँ 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 हाँ, लैक्स ऑफ डेटा, वही 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 बता रहा हूँ। हाँ हाँ, फिर ई फिल्स करते रहेंगे ना, हाँ हाँ। अब देखिए ऐसे ई फिल्स वगैरह है ना, तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग फिर क्या करते हैं, एक चीज़ और है हमारे पास प्रोग्रामिंग में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग या फिर कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए एक चीज़ हमारे पास और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्विच स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो ये देखिए इससे आपका काम आसान हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए, ये देखिए आपने से बना के भी दे रहा, वाह बढ़िया, ठीक है। तो देखिए अब स्विच स्टेटमेंट्स क्या होता है, इसका सबसे पहले देखिए सिंटैक्स जान लीजिए क्या होता है स्विच का, ठीक है। स्विच का देखिए सिंटैक्स है, ये मतलब ना है वही इफ एल्स जो लेटर आप देखे ना, इफ एल्स का नेस्टेड लेटर, उसी उसी का थोड़ा बेटर वे है लिखने का स्विच, ठीक है। कोई ये एक्स्ट्रा कोई फीचर नहीं देता है, ये बस थोड़ा आपका कोड को मेंटेनेबल एंड थोड़ा नीट बनाता है, बस यही काम है इसका। तो देखिए स्विच का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले आपको स्विच कीवर्ड यूज करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कोई भी एक केस आईडी होगा इधर पे, ठीक है। ये जो ए है, इट इज नथिंग बट अ केस आईडी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास बहुत सारा केसेस होता है, ठीक है। जैसे कि केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे करके बहुत सारा केस है, ठीक है। और लास्ट में होता है डिफॉल्ट केस। ये केस कब एग्जीक्यूट होता है, ये केस तब एग्जीक्यूट होता है जब कुछ भी केस मैच नहीं हुआ, ठीक है। ये एक्चुअली केस है, ठीक है। तो ये स्विच का बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। अभी देखिए इसको अगर मान लीजिए आपको देखना है, ठीक है, रियल लाइफ में। अच्छा, ग्रेड नहीं, सबसे पहले उससे आपको दिखाते हैं, एकदम एक बेसिक एग्जांपल आपको पहले दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्विच, मान लीजिए 1, ठीक है। अब अगर मैं मान लो लिखूँ केस 1, केस 1 में आता है कंसोल लॉग, इट इज केस 1। एक और केस बना देते हैं केस 2, इसमें इट इज केस 2 लिख देते हैं, और एक डिफॉल्ट केस लिख देते हैं। डिफॉल्ट केस है कंसोल लॉग, इट इज डिफॉल्ट केस, ठीक है। अभी अब देखिए एकदम ये सिंपलेस्ट एक एग्जांपल आपको दिया, ठीक है। ये स्विच के अंदर क्या होता है, केस आईडी होता है, ठीक है, और आपके पास डिफरेंट केसेस है, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका केस है 1, ठीक है ना, स्विच स्विच के अंदर प्रोग्राम जाएगा और देखेगा इसका केस आईडी क्या है, देखेगा केस आईडी है 1, तो इसका मतलब इसको ये वाला केस एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो अभी अगर हम मान लीजिए हम लोग इसको रन करेंगे, तो देखिए आपको क्या लग रहा है, आउटपुट आएगा इट इज केस 1, राइट। बट अभी देखिए इसको रन करके देखते हैं, ये देखिए अभी क्या होगा, ये देखिए क्या हो गया,
इट इज केस वन, इट इज केस टू, इट इज डिफॉल्ट केस, सारे ही केस प्रिंट हो गए, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होता है, इसको कमेंट कर देते हैं एक बार के लिए ऊपर का प्रोग्राम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्विच का नेचर क्या है पता है? स्विच का नेचर है कि इसको जहां पे भी एक मैचिंग केस मिल गया, ठीक है, उसके बाद से ये सारा केस को एज इट इज धड़ाधड़ एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसको मैचिंग केस पहले ही मिल गया, तो इसीलिए इसने सारा ही लॉग्स प्रिंट कर दिया। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्विच टू लिखता, तब इसको ये मैचिंग केस नहीं मिलता, इट्स ओके, ये स्किप करके नेक्स्ट के पास जाएगा। ये नेक्स्ट में देखेगा कि ये मैच हो गया, ओके मैच हो गया, तो यहाँ से लेके अब सारे केसेस को प्रिंट कर दो। तो अब अगर मान लीजिए मैं स्विच टू लिखूँ यहाँ पे, तब ये देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, इट इज़ केस टू, इट इज़ डिफ़ॉल्ट केस, ठीक है। तो ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है। बट हम लोग चाहते हैं ऐसा ना हो। हम लोग चाहते हैं कि ये एग्जैक्ट इफ एल्स इफ जैसे ही काम करे, मतलब कोई भी एक अगर रन हो गया तो बाकी कोई केस रन ना हो। अगर हम लोग ये चाहते हैं, तब हम लोग एक कीवर्ड यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक। ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। ब्रेक मतलब जब भी प्रोग्राम ब्रेक कीवर्ड को एग्जीक्यूट करता है, इसका मतलब उसको अब बाहर निकलना है इस स्विच केस से, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं पे भी ब्रेक होता है, ब्रेक आपको स्विच केस में भी दिखेगा, ब्रेक आपको लूप्स में भी दिखेगा। कहीं भी अगर आपको ब्रेक स्टेटमेंट दिखता है, इसका मतलब उस लूप के पूरा बाहर आ जाओ, ठीक है। तो ये स्विच केस में अगर मैं यहाँ ब्रेक लिख दूँ, और यहाँ पे भी अगर मैं लिख दूँ ब्रेक केस टू में, यहाँ पे भी अगर मैं ब्रेक लिख दूँ, तब क्या होगा? देखिए अब अगर मैं मान लीजिए केस टू, स्विच में केस आईडी है टू, अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखिए क्या होता है। तब देखिए सिर्फ इट इज केस टू ही प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम देखा केस वन, अच्छा ये तो है नहीं, चलो आगे बढ़ो, केस टू, अच्छा ठीक है। तो ये केस टू के अंदर गया और कंसोल लॉक कर दिया, इट इज केस टू। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, लाइन नंबर 38 पे आएगा, 38 पे देखेगा ब्रेक है। ब्रेक मतलब क्या? ब्रेक मतलब अब इसको बाहर निकल जाना है, तो आपका प्रोग्राम पूरा स्विच केस को एग्जिट करके यहाँ लाइन 46 पे आ जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे केस वन भी अगर होता ना, अगर यहाँ केस वन भी होता, तब भी सिर्फ केस वन ही प्रिंट होता है, इट इज केस वन। क्यों? क्योंकि लाइन नंबर 33 पे एक ब्रेक स्टेटमेंट है। ब्रेक मतलब पूरा स्विच के बाहर निकल जाओ अब। हाँ, और डिफॉल्ट कब एग्जीक्यूट होता है? और डिफॉल्ट में ब्रेक देने का तो जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद तो कुछ होता ही नहीं, ये यही लास्ट स्टेटमेंट है, एक स्विच के इसका लास्ट स्टेटमेंट होता है डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप ब्रेक दो मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इट इज ऑप्शनल। बेटर है ना ही दो, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा केस होता जैसे कि फाइव, केस फाइव अपने पास है क्या? नहीं है, तो उस केस में डिफॉल्ट अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये है स्विच केस, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इफ और ये जो इफ एल्स इफ है ना, इसी का ही थोड़ा सा ब्यूटीफाइड वर्जन है ये। अब अगर मान लीजिए कल को इसको हमें एक्सटेंड करना है कोड, ठीक है, तो कोड एक्सटेंड करते टाइम हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए एक न्यू केस आया, तो आप ऐसे न्यू केस आईडी दे के लिख सकते हैं कि एक केस थ्री आया है मार्केट में, नया केस। तो आप यहाँ पे कोई भी एक कस्टम लॉजिक, यहाँ पे कोई भी एक कस्टम बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है। कल को और कोई केस आ रहा है, तो आपको डायरेक्ट केस फोर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपका कोड थोड़ा सा एक्सटेंसिबल बन जाता है, ठीक है। इससे भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा मतलब चांसेस हो जाता है कभी कभी गलती का, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए आपको ऐड करना है कुछ, ठीक है ना, तो सबसे पहले लाइक आपको ये चेक करना होगा, ठीक है, कि आपका सीक्वेंस सही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अब एक ऐसा भी केस है, ठीक है, जहाँ पे आपको सी प्लस ग्रेड चाहिए, ठीक है, तो सी प्लस ग्रेड चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप सोचेंगे कि अच्छा इसके बाद फिर एक सी प्लस ग्रेड लगा देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आएंगे, उसके बाद फिर आप एक एल्स इफ का स्टेटमेंट लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 50 हो तब कंसोल लॉक कर दो, सॉरी, हाँ तब लॉक कर दो आपका सी प्लस ग्रेड, ऐसे, ठीक है। बट ऐसे क्या होता है ना, ये देखिए हमें कोड के बीच में से घुस के कुछ चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो दैट्स वाई इफ इफ ज़्यादा यूज़ होता नहीं इंडस्ट्री में, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पे क्या है, चांसेस थोड़ा बढ़ जाता है कि आप कहीं कुछ में भी गलती कर दी हो, ठीक है। अगर आप इफ एल्स का लैडर भी ठीक से नहीं लिखे ना, अगर मान लीजिए आप ये वाला जो मार्क्स है 50 ये ऊपर नहीं लिखे, ये मान लीजिए नीचे लिख दिए होते, तो भी ये एक गलती हो जाता, ठीक है। अगर ऐसा अगर आप लिख दिए गलती से कि 50 को नीचे ऐड कर दिए, तो इट इज़ अ लॉजिकल मिस्टेक, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लीजिए आपका प्रोग्राम है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे मैं एक वैल्यू देता हूँ 55, ठीक है। तो हम क्या चाहते थे, 55 में क्या प्रिंट हो, सी प्लस, यहाँ कहाँ गया, सी प्लस सी नहीं, सी प्लस प्रिंट हो 50 प्लस पे, ठीक है ना, हम लोग ये चाहते थे। बट आप इसको गलत जगह पे लगा दिए, तो अभी क्या होगा पता है, ये देखिए क्या हो जाएगा अभी आपके साथ। ये देखो क्या आ रहा है, सी ग्रेड आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि प्रोग्राम इधर गया, देखा कि ये फॉल्स हो गया, तो कंसोल लॉग ए ग्रेड हो गया, ठीक है। अब प्रोग्राम इस पे जाएगा, देखेगा कि क्या ये 60 से बड़ा है, नहीं है तो ठीक है फॉल्स, नेक्स्ट पे आ गया। अब देखेगा क्या मार्क्स 40 से बड़ा है, तो ये देखा हाँ बड़ा है, तो ये सी ग्रेड प्रिंट कर देगा। तो ये तो इसको पता ही नहीं था कि 50 नाम का भी कुछ एक कंडीशन है। हम लोग 50 भी कंपेयर कर रहे हैं, इसको कभी पता ही नहीं चल पाया। ये तो सोचा यही ट्रू हो गया, तो चलो इसी को एग्जीक्यूट करके निकलो, यहीं से ये एग्जिट हो गया प्रोग्राम। तो ये सब कुछ कुछ गलतियां हो सकती है, ठीक है। जब बहुत बड़ा इफ एल्स लेटर बन जाता है, तो ये सब थोड़ा मिस्टेक्स हो जाता है इफ एल्स लेटर में। लेकिन स्विच वगैरह में क्या है कि आपको मतलब कोई चांस नहीं है कि कभी भी आपको लैडर का सीक्वेंस का चिंता करना है। अगर आप ये केस को ऊपर भी लिख दोगे ना, कोई केस ऊपर कोई केस नीचे, ऐसा भी अगर आप कभी लिख दो, केस 2 इधर लिख दिया, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये क्योंकि एग्जैक्ट आईडी मैच करता है, ये कोई वो नहीं है कि सीक्वेंस, हाँ सीक्वेंस वगैरह मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। ये एग्जैक्ट आईडी मैच करता है। तो अगर मैं यहाँ 2 भी लिख दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एग्जैक्टली इट इज केस 2 ही प्रिंट करके मुझे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीक्वेंस डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करना इजी होता है, लेकिन इफ एल्स लेटर को एक्सटेंड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में। तो मेजरली आपको इफ एल्स थोड़ा कम ही दिखेगा, ठीक है। वैसे स्विच केस में उतना यूज होता नहीं, बट इट इज जनरली अ मोर यू नो बेटर वे ऑफ राइटिंग इफ एल्स लेटर, ठीक है, स्विच केसेस। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा आपको जो यूज होता हो दिखेगा वो है फॉर लूप, फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है। ये सब ही सबसे ज्यादा होता है, फॉर ईच लूप, ये सब लूप। हाँ हाँ, सबसे ज्यादा वही सब लूप्स वगैरह यूज होता है, और लूप्स के साथ ब्रेक स्टेटमेंट्स आपको दिखेगा काफी, ठीक है। तो ये आपको सबसे ज्यादा दिखेगा। तो ये सब हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हाँ, और तो वैसे कंडीशनल में है नहीं, यही है, इफ एल्स लैडर देख लिया, इफ एल्स देख लिया, स्विच देख लिया। और एक है जैसे नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, ठीक है। इसका मतलब नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, ये देखिए, इस सब कमेंट कर देते हैं एक बार। नेस्टेड इफ एल्स होता है कि एल्स के ब्लॉक के अंदर ही एक और इफ है, जैसे कि मान लीजिए इफ इज ग्रेटर देन 80, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 80, तब प्रिंट कर दो कंसोल लॉग ए ग्रेड। उसके बाद आप इफ एल्स यूज नहीं कर रहे, आप लैडर नहीं बना रहे इसको, अगर आप एल्स इफ लिख देना तब ये हो जाएगा लैडर, लेकिन आपको लैडर यूज नहीं करना है। आप एल्स ब्लॉक में सीधा चल गए, ठीक है। आप एल्स ब्लॉक के अंदर वापस से एक इफ एल्स आप लिख दिए, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 देन कंसोल लॉग 50, अदरवाइज, वापस से आप एक एल्स ब्लॉक लिखे, और वापस से इसके अंदर एक और इफ एल्स लिख दिए। तो ये आप क्या कर रहे हो, नेस्टिंग किए जा रहे हो, ठीक है। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, आप ऐसे नेस्टिंग बनाए जा रहे हो, ठीक है। इसको बोलते हैं इफ एल्स नेस्टिंग। बट ये एक अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका जैसे जैसे बढ़ते रहेगा, ठीक है, कंडीशंस जैसे जैसे आपको एक्सटेंड करना होगा, वैसे वैसे आप अंदर ही घुसते जाओगे, घुसते जाओगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा एल्स आप एकदम कॉर्नर पे लिख रहे होगे कोई एक एल्स कंडीशन। ये ऐसे करते करते बढ़ते जाता है, ग्रो करता है साइज में। तो हाँ, ये देखिए जैसे इफ है, इसका एल्स ब्लॉक है ये,
अब ये वाला जो इफ है इसका एल्स ब्लॉक है ये, तो यहाँ पे एक और आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट, इस इफ का एल्स ब्लॉक है ये, ठीक है। अब ये वाला जो इफ है इसका एल्स ब्लॉक है ये, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इफ एल्स नेस्टिंग, ठीक है। बट ये उतना अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है। इससे बेटर तरीका है आप इफ एल्स लैडर ही यूज़ करो, ठीक है। तो इसलिए ये मैं उतना बताया नहीं, बट ठीक है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आप जान के रख सकते हो कि ऐसे नेस्टिंग होता है। बट इससे बेटर है आप यही यूज़ करो, ठीक है, इफ एल्स लैडर। इसमें आपको उतना मतलब लाइन इंडेंटेशन वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, या ब्रैकेट क्लोज कहीं क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं लगाया, ये सब का टेंशन नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो यही सब है कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। बस यही है और कुछ नहीं है कंडीशनल स्टेटमेंट्स में। इसके बाद हम लोग लूप्स स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। वही वही मेन है, ठीक है। अब जहाँ लूप्स वगैरह शुरू हो जाता है ना, वहाँ पे आप देखो छोटा छोटा प्रोग्राम बनाना आप शुरू कर दिए। तो ये सब जितना भी अभी जो आप सीखे ना इंट्रोडक्शन वीडियो में, ऑपरेटर्स और आज कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ये सब बेसिक ब्लॉक्स है, ये सब ABCD वगैरह है प्रोग्रामिंग का, ठीक है। अब असली थोड़ा बहुत आपको अच्छा एक्सपीरियंस शुरू होगा लूप से, ठीक है। लूप्स में आप देखोगे छोटा छोटा प्रोग्राम्स हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है।